मोदी की मीटिंग का 3 मुख्यमंत्रियों ने क्यों कर दिया बॉयकॉट? आखिर मोदी की मीटिंग क्या अधूरी रह गई? दोस्तों, नीति आयोग की बैठक आज हुई है भारत मंडपम में और ये एक ऐसी बैठक होती है जिसमें प्रधानमंत्री अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बैठकर विचार करते हैं, मंथन करते हैं। और इस बैठक की डिटेल्स तो खैर निकल कर नहीं आई है क्योंकि बैठक में मीडिया केवल कुछ वक्त के लिए अलाउड होती है। एक बयान आया है कि बस विकसित भारत का सपना है 2047 का भारत का, और इसके लिए आप अपने अपने इलाकों में, अपने अपने राज्यों में जगह चिन्हित कीजिए, कैसे उस जगह को विकसित कर सकते हैं और हम सबको आगे बढ़ना है। इसमें राज्यों और केंद्र की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण होती है, जो कि एक सरकारी बयान आप कह सकते हैं। लेकिन इस बीच एक बहुत अलग तरह की खबर आई है दोस्तों। ये एक ऐसी बैठक होती है जिसमें केंद्र और राज्य के मुख्यमंत्री, चाहे वो किसी भी राज्य के हों, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे वो एनडीए के हों, चाहे वो इंडिया गठबंधन के हों, चाहे विपक्ष के हों, सबको बुलाया जाता है। लेकिन 3 मुख्यमंत्रियों ने इस बैठक से अपना किनारा कर लिया है। दोस्तों, ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की यहाँ पर गैर मौजूदगी रही। और जो जानकारी मिल रही है दोस्तों कि ममता बनर्जी ने ना तो अपना कोई प्रतिनिधि भेजा हिंदुस्तान की खबर के मुताबिक, ना ही वो प्रतिनिधि दिल्ली आया। अमूमन ये होता है कि मुख्यमंत्री अगर नहीं आ रहे हैं तो उनकी जगह कोई मंत्री आ जाते हैं, कोई उनका रिप्रेजेंटेटिव आ जाता है, लेकिन ऐसा ममता बनर्जी ने नहीं किया है। इसके अलावा दोस्तों, कर्नाटक के मुख्यमंत्री, जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है कर्नाटक, वहाँ के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया भी यहाँ पर नहीं आए। हालांकि उनकी तरफ से जानकारी निकली है कि क्योंकि उनको मैसूर पहले ही जाना था, उनका कार्यक्रम प्रस्तावित था पहले से ही, इसलिए वो यहाँ पर नहीं आए हैं। उन्होंने अपना स्टेटमेंट भेजा है, वक्तव्य भेजा है, लेकिन क्या उनकी तरफ से कोई यहाँ पर शामिल होगा, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, केरला के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन भी इस बैठक में नहीं आए हैं। हालांकि उन्होंने अपने मंत्री को यहाँ पर भेजा है दोस्तों, लेकिन क्योंकि ये मुख्यमंत्रियों की बैठक है तो इसमें मंत्री को बैठने दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस बैठक में नहीं आए। हर कोई हैरान है कि जिस बिहार में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां के मुख्यमंत्री का इस बैठक में गैर हाजिर होना क्या संकेत देता है? आखिर इंडिया गठबंधन की मुख्यमंत्रियों की राह पर क्यों चल पड़े हैं नीतीश कुमार? दोस्तों, इस मीटिंग में नीतीश कुमार की गैर हाजिरी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसके जवाब एनडीए को देने होंगे। इसमें से जो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों देखने वाला है वो है ममता बनर्जी ने हाल के दिनों में बड़े करीने से राजनीति की कई चालें चली हैं। दोस्तों, ममता बनर्जी के लिए ये एक छवि बीजेपी ने बनाई थी कि ममता बनर्जी जो हैं वो हिंदू विरोधी हैं, और वो जो एक पूरी हिंदुत्व की राजनीति ही बीजेपी पश्चिम बंगाल में उसने उसको काफ़ी फ़ायदा पहुंचाया बीजेपी को। ऐसा नहीं कि उसको फ़ायदा नहीं हुआ। बीजेपी आज दूसरे नंबर की पार्टी बन गई पश्चिम बंगाल में, ये बहुत बड़ी बात है। बीजेपी को 10 साल पहले पूछता कौन था पश्चिम बंगाल में? लेकिन ममता बनर्जी ने भी अपनी गलतियों से सबक लिया है। जैसे दोस्तों, जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हुआ और बीजेपी सरकार तो नहीं बना पाई, लेकिन उसने इतनी सीटें जीत ली कि वो दूसरे नंबर की पार्टी बन गई। ममता बनर्जी ने तभी से कोर्स करेक्शन करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को लोगों के बीच बेहतर तरीके से बिहेव करने के लिए कहा। उनके कार्यकर्ताओं को लेकर बहुत नाराज़गियाँ आती थी ज़मीन पर। इसके अलावा उन्होंने संगठन पर बहुत तगड़ी तरीके से काम किया। आप देखिए, हाल के दिनों में ममता बनर्जी भी खूब मंदिरों का दौरा कर रही हैं, मंदिरों के उद्घाटन कर रही हैं। दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं यूसुफ पठान। इस बार ममता बनर्जी ने उनको टिकट दिया और वो चुनाव जीत भी गए। दोस्तों, मोदी सरकार ने क्या किया, जब ये डेलीगेशन भेज रही थी तो मोदी सरकार ने एक चालाकी की और यूसुफ पठान का नाम अपने आप ही नॉमिनेटेड कर दिया, जिससे ममता बनर्जी नाराज़ हो गई। अच्छा, यूसुफ पठान समझ गए शशि थरूर या फिर जो कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेता हैं जिनका नाम कांग्रेस ने भेजा भी नहीं और वो खुद ही तैयार हो गए डेलीगेशन में जाने के लिए, उनकी तरह नहीं, यूसुफ पठान ने अपने आप को उससे अलग कर लिया। मतलब उन्होंने कह दिया कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ, और उन्होंने अपनी पार्टी को इन्फॉर्मेशन दे दी। तो तृणमूल कांग्रेस नाराज़ हो गई कि आपने पार्टी से बिना पूछे कैसे किसी सांसद को सेलेक्ट कर लिया डेलीगेशन के लिए, जिसके बाद ममता बनर्जी को बाद में मनाना पड़ गया, ऐसी जानकारी निकली। हालांकि दोस्तों, बाद में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी गए, और अभिषेक बनर्जी इस वक्त विदेश में हैं, उस डेलीगेशन के बीच गए हैं। वो विदेश में जितने भी लोग हैं उनको बता रहे हैं कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर भारत ने किया और पाकिस्तान किस तरह से भारत में आतंकवाद प्रायोजित कर रहा है। तो ये देखिए, ये ममता बनर्जी की कह सकते हैं कि बदली हुई रणनीति है, जिसमें उन्होंने बीजेपी को मजबूर किया, बीजेपी की पॉलिटिक्स में नहीं फंसी, और उसके बाद उन्होंने अपने हिसाब से उस शख्स को भेजा। अब देखिए, कहने के लिए हो गया कि हमने पूरे वक्त आपका साथ दिया, ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी आपका साथ दिया, कोई सवाल नहीं पूछे, डेलीगेशन भेजना था उसमें भी हमने अपने पार्टी के नंबर 2 को भेज दिया। लेकिन साथ साथ में ममता बनर्जी सवाल भी पूछना शुरू कर चुकी है। अभी
खुलकर नहीं किया, लेकिन ममता बनर्जी ने सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं कि अब जब सीज फायर हो गया है तो आइए संसद के सत्र बुला लेते हैं, आइए बता देते हैं कि कम से कम हमारे देश के मामलों में कोई तीसरा ना बताए। मतलब डोनाल्ड ट्रंप को इशारों में निशाने पर लेना शुरू कर दिया ममता बनर्जी ने। एक डेलीगेशन टीएमसी का ममता बनर्जी ने भेज दिया पुंछ और राजौरी में। ये बता रहा है कि ममता बनर्जी बड़े करीने से खुलकर तो नहीं बोल रही है राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी की तरह, लेकिन उनको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर पर बीजेपी पश्चिम बंगाल में पॉलिटिक्स करेगी, तो वो पॉलिटिक्स करे उससे पहले ही उसका काउंटर नैरेटिव ममता बनर्जी ने खड़ा करना शुरू कर दिया है, और शायद इसीलिए वो नीति आयोग की बैठक में भी नहीं आई। इसके अलावा दोस्तों इस बैठक से क्या निकल कर आएगा, खैर ये तो देखना अलग बात है, क्योंकि जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं तब से सबसे ज़्यादा शिकायतें राज्यों के मुख्यमंत्रियों को ये रही है कि फेडरल स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाते हैं मोदी, फेडरल स्ट्रक्चर का सम्मान नहीं करते। विपक्ष के सीएम को ये नाराजगी रही है कि सौतेला व्यवहार किया जाता है उनके। खुद मोदी जी चुनाव में कहते हैं डबल इंजन की सरकार, मतलब मोदी जी स्वयं कहते हैं कि अगर उनकी पार्टी की सरकार आएगी तो बहुत अच्छा काम होगा, जबकि कोई पीएम ऐसा कैसे कह सकता है, तो असंवैधानिक नारा है, लेकिन मोदी जी लगाते हैं। मतलब एक तरफ सोचिए मोदी जी डबल इंजन की सरकार का नारा लगाते हैं, दूसरी तरफ नीति आयोग की बैठक बुलाते हैं और बताते हैं कि राज्यों और केंद्र का जो समन्वय है, जो टीम इंडिया है, वो कैसे काम कर सकती है। हालांकि विपक्ष के बाकी नेता यहाँ पर आए हैं दोस्तों, एमके स्टालिन की यहाँ पर मौजूदगी है, गैर भाजपा गैर कांग्रेसी सरकार चला रहे हैं वो। इसके अलावा यहाँ पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी आए हुए हैं, वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है। पंजाब के मुख्यमंत्री भी आए हुए हैं, भगवंत मान, वहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। इसके अलावा हिमाचल के मुख्यमंत्री, वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, वो भी आए हुए हैं। ऐसा नहीं कि विपक्ष के सारे नेताओं ने बॉयकॉट किया है, लेकिन 3 मुख्यमंत्रियों का नाम सामने आ रहा है। अब क्योंकि नीति आयोग की बैठक में राज्यों और केंद्र के सहयोग की बात कर रहे थे, सबको साथ लेकर चलने की बात कर रहे थे मोदी जी, तो विपक्ष ने उन पर कटाक्ष करना शुरू कर दिया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, आज प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक हो रही है। कहा गया है कि इसमें तथाकथित विकसित भारत लक्ष्य की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। जब सत्ता में बैठे लोग अपने ही शब्दों और कर्मों से सामाजिक सौहार्द के 3 कि ताने बाने को तोड़ने में लगे हों तो कैसा विकसित भारत। जब संसद, न्यायपालिका, विश्वविद्यालय, मीडिया और संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता को सत्ता की सुविधा के अनुसार कुचला जा रहा है तो कैसा विकसित भारत। भारत जिन मूल्यों और आदर्शों के लिए जाना जाता है उन पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों के सामने ही योजनाबद्ध हमला किया जा रहा है तो कैसा विकसित भारत होगा। जब देश की आर्थिक विषमता लगातार बढ़ रही हो और संपत्ति कुछ गिने चुने लोगों के हाथों में सिमटती जा रही हो तो कैसा विकसित भारत होगा। अगर भारत की शानदार विविधताओं का जानबूझकर अपमान किया जाए और उन्हें मिटाया जाए तो कैसा विकसित भारत होगा। ये कैसा विकसित भारत है जहां केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही नहीं बल्कि अभिव्यक्ति के बाद स्वतंत्रता भी खतरे में है। नीति आयोग, जो कि आज तक की सबसे अयोग्य बॉडी है, आज की बैठक भी एक बार फिर पाखंड करने का, ध्यान भटकाने की कोशिश है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन दोस्तों, ये 2 ऑप्शन है। हो सके तो प्लीज आर्थिक तौर पर भी चैनल के हाथ मजबूत करें।